एलाइड कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक चैप्टर स्टार्ट किया था बिजनेस स्टडीज का स्टाफिंग, और हम लोग स्टाफिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम उस चैप्टर को अपनी दो वीडियोस में 2 से 3 लेक्चर लगेंगे, छोटे छोटे 15-15, 10-10 मिनट की 2 से 3 वीडियोस होंगी, और उन 2 से 3 वीडियोस में हम अपने पूरे इस चैप्टर को क्या करेंगे, कवर करेंगे, जिसका आज पहला पार्ट हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। तो बिजनेस स्टडीज को पढ़ने का पहले हमें तरीका समझना होगा। लोगों की जो मेंटालिटी है, कॉमर्स में बच्चों की जो सोच है कि बिजनेस स्टडीज थ्योरी है और उसको थ्योरी की तरह रटना चालू कर देते हैं, जबकि कॉमर्स में या हम बात करें इस फील्ड में थ्योरी के नाम पर तो कुछ भी नहीं है। अगर हम बिजनेस स्टडीज की बात करें तो इसमें भी पूरा ही सारा का सारा पार्ट हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच से ही उठाया गया है, और जो हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो हमारी प्रैक्टिकल चीजें हैं, उन्हीं प्रैक्टिकल चीजों को उठाकर बस यहाँ वर्डिंग्स में लिखा गया है। तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं कि कोई कहानी है जो लिख दी गई, ये कहानी मार्केट से ही, कंपनियों और बिजनेस से ही ऑब्जर्व की गई, और वहां से चीजों को ऑब्जर्व करके हमने यहाँ पर लिखा है। तो आज हम जिस चैप्टर को कवर करेंगे, सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि हम आपको कोई नई बात नहीं सिखाएंगे। आज हम जितनी भी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, आप लोग मन ही मन में यही कहेंगे कि सर ये सारी बातें हमें पहले से पता थी, बस पढ़ी नहीं थी कभी। और यही कॉमर्स की खूबसूरती है। कॉमर्स जो है पता सबको होता है, लेकिन लोगों ने उसको सिस्टमैटिक वे में कभी समझा नहीं होता है। आज हम बस उसको हल्का सा समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था स्टाफिंग होता क्या है। जैसे हमने आपको एग्जांपल में लिया था कि कोई भी 2 कंपनियां हैं, ठीक। अगर मान लो कोई भी 2 कंपनी है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में एग्जांपल लिया था कि जैसे मान लो एक रिलायंस या टाटा जैसी कंपनी है, और रिलायंस और टाटा जैसी जो कंपनी है, उस कंपनी का जैसा स्ट्रक्चर है, जैसी बिल्डिंग है, सेम वही बिल्डिंग, सेम वही स्ट्रक्चर, सब कुछ हमने सेम रिलायंस और टाटा की कॉपी कर ली, और रिलायंस और टाटा की हमने सारी चीजें कॉपी कर ली, वही मशीनें, वही टेक्नोलॉजी, वही सब कुछ। लेकिन उसके बावजूद भी टाटा या रिलायंस कंपनी तेजी से आगे जा रहा है, मगर हम सब कुछ कॉपी करने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आखिर डिफरेंस है किस बात का? क्या कारण है कि हम टाटा और रिलायंस कंपनी को नहीं बीट कर पा रहे? क्यों? क्योंकि रिलायंस कंपनी का जो स्टाफ है, हम किसी भी कंपनी को कॉपी करके सब कुछ सेम कर सकते हैं, लेकिन हम ये कहें कि जो स्टाफ रिलायंस कंपनी में काम कर रहा है, वही स्टाफ, वही क्वालिटी वाला स्टाफ हमारे यहाँ भी काम करे, ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी 2 इंसान की क्वालिटी सेम नहीं हो सकती है, मशीनें सेम हो सकती है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, लेकिन एम्प्लॉइज कभी भी सेम नहीं हो सकते, उनकी क्वालिटी सेम नहीं हो सकती है। और किसी भी कंपनी की जो ग्रोथ होती है, और किसी भी कंपनी का जो सक्सेस या फेलियर जो होता है, वो मैक्सिमम और ज्यादातर हर कंपनी का सक्सेस और फेलियर वो डिपेंड करता है वहां का स्टाफ कैसा है। एक स्कूल है, उस स्कूल में बिल्डिंग बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, वेल मेंटेन है, फैसिलिटीज है, एयर कंडीशन क्लासेस है, स्मार्ट क्लासेस है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है। और एक स्कूल और है, वहां पर वेल मेंटेन नहीं है, एसी नहीं है, स्मार्ट क्लासेस नहीं है, प्रोजेक्टर नहीं है, लेकिन जो स्कूल के अंदर फैसिलिटी नहीं है, मगर वहां का स्टाफ, टीचिंग स्टाफ बहुत ही क्वालिफाइड है, टीचिंग स्टाफ के अंदर बहुत ही अच्छी स्किल्स हैं, और जो बहुत ही ज्यादा फैसिलिटी के साथ स्कूल चला रहा है, वहां का टीचिंग स्टाफ उतना क्वालिफाइड नहीं है। तो बिल्डिंग भले अच्छी हो, मगर रिजल्ट कहां का अच्छा है? जहां का स्टाफ अच्छा है। भले क्वालिटी थोड़ी डाउन हो, मगर स्टाफ की काबिलियत क्या है, उससे बेहतर है। तो अगर स्टाफ काबिल है, तो तुम्हारी जो कंपनी है ऑटोमेटिक धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। लेकिन कंपनी बहुत अच्छी बनाकर खड़ी कर दी, मगर स्टाफ अच्छा नहीं रखा हमने, तो वो जो बहुत बड़ी बिल्डिंग और बहुत बड़ा सेटअप जो तुमने तैयार किया है, एक बेकार, एक अनक्वालिफाइड या एक ऐसा स्टाफ जिसके अंदर काबिलियत नहीं होगी, तो वो तुम्हारी कंपनी को आगे ले जाने की बजाय वो उल्टा उसको उल्टी दिशा में ले जाने का क्या करेगा, काम करेगा। तो आज हमें इसी चैप्टर को पढ़ना है कि कोई भी कंपनी जब अपने यहाँ एक स्टाफ को रखती है, तो आखिर किस तरीके से अपने स्टाफ को चुनती है, स्टाफ का मतलब क्या होता है, उसके क्या फायदे होते हैं, और किसी को अपने यहाँ काम पर रखने का क्या सिस्टम होता है, क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टाफिंग का मतलब समझते हैं कि स्टाफिंग होती क्या है। हमने कहा स्टाफिंग का मतलब क्या है। अगर हम बोल दें तुम्हारी कंपनी के अंदर तुम्हें 10 लड़कों को काम पर रखना है, तुम्हें 10 लड़कों को मार्केट से या बाहर से चुन कर लाना है, तो तुम कैसे चुन कर लाओगे? तुम जाओगे
पहले देखोगे कि कौन सा लड़का काबिल है और उस काबिल लड़के को आइडेंटिफाई करो और आइडेंटिफाई करके अच्छा कोई भी इंसान है, जैसे मान लो हम हैं, मेरी कंपनी है, ठीक, मेरी कंपनी के अंदर एक अकाउंटेंट की पोस्ट खाली है, अकाउंटेंट की पोस्ट खाली है और मेरे पास एक लड़का आता है जो आईआईटीएन है, आईआईटी से पास आउट होकर आया है और हमसे कह रहा है कि हमें यहाँ पर जॉब पर रख लो और हमारे यहाँ पोस्ट कितनी खाली है अकाउंटेंट की, तो क्या वो आईआईटी वाला लड़का बेकार है? बेकार नहीं है, लड़का वो भी काबिल है, लेकिन क्या हमारी पोस्ट और हमारी प्लेस के लिए वो लड़का सुटेबल है? नहीं। तो इसका मतलब स्टाफिंग का मतलब होता है फाइंडिंग, फाइंडिंग मतलब ढूंढना, किसको ढूंढना? फाइंडिंग द राइट पर्सन, एक सही पर्सन को, कैंडिडेट को ढूंढना। अच्छा सही पर्सन कौन होता है? अब कुछ लोगों के मन में होगा कि जिसको नौकरी पर नहीं रखा वो खराब है, जिसको रख लिया वो सही है। नहीं, सही कैंडिडेट का मतलब होता है कि फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट प्लेस, एक सही प्लेस के लिए, एक सही जगह के लिए सही कैंडिडेट को चुनना। जैसे तुम्हारे यहाँ अगर अकाउंटेंट की जगह खाली है तो उस अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का बंदा होना चाहिए, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए जो वहां पर काम कर सके। अब पता चला अकाउंटेंट की पोस्ट और लड़का आया है आईटी का, तो तुम ये नहीं कह सकते कि वो लड़का खराब है, लड़का काबिल है मगर तुम्हारी प्लेस के लिए वो सुटेबल नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब स्टाफिंग का मतलब होता है फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट प्लेस, एक सही व्यक्ति को सही जगह के लिए चुनना। अच्छा एक चीज और है, जैसे मान लो मेरा स्कूल है, हमें अपने स्कूल में एक इकोनॉमिक्स के टीचर की आवश्यकता थी, एक इकोनॉमिक्स की जरूरत थी। हमने क्या किया, हमने इकोनॉमिक्स के टीचर के लिए जब वैकेंसी निकाली या हमें जब लोगों को चुनने की बारी आई तो उस इकोनॉमिक्स की वैकेंसी के लिए एक सुटेबल कैंडिडेट वही होगा जो इकोनॉमिक्स फील्ड का होगा। अब पता चला कोई मैथमेटिशियन आ जाए और वो कहे कि हमें इकोनॉमिक्स की जगह रखो, तो कैंडिडेट वो भी ठीक है, मैथमेटिशियन है, नॉलेज है, सब कुछ है, क्वालिफाइड है, मगर हमारी प्लेस के लिए सुटेबल नहीं। अच्छा इकोनॉमिक्स का टीचर तो लाकर रख लिया मगर पूरा साल बीत गया, बच्चे बिना टीचर के पूरा साल निकाल दिए, बोर्ड का एग्जाम आने वाला था, एक महीने पहले टीचर लेकर आए। अब क्या एक महीने में टीचर सारा सब कुछ उन बच्चों को बोल के पिला देगा? नहीं। तो इसका मतलब कैंडिडेट को लाना और सही प्लेस के लिए और सही समय पर लाना बहुत जरूरी है। कैंडिडेट तो आया मगर समय निकल चुका है यहां से, कहते नहीं कि अब काहे पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कैंडिडेट जो तुम लेकर आओगे वो कैंडिडेट का सही समय पर होना बहुत जरूरी है। पता चला मेरी एक कंपनी है तो हम अपनी कंपनी के लिए आज एक बहुत ही टैलेंटेड एक काबिल बंदा लेकर आए हैं, लेकिन वो काबिल बंदा तब लेकर आए हैं जब चीजें हाथ से निकल चुकी, तब बहुत देर हो चुकी होगी। तो एक सही बंदा सही समय पर और सही प्लेस पर होना बहुत जरूरी है। अगर सही व्यक्ति, सही पर्सन, सही प्लेस पर और सही टाइम पर नहीं अवेलेबल होगा तब कहीं ना कहीं चीजें हाथ से निकल जाएंगी हमारे। तो स्टाफिंग का मतलब ही होता है कि एक सही कैंडिडेट को सही प्लेस पर और सही समय पर बैठाना ताकि वो उस काम को सही समय पर पूरा कर सके। ये होता है स्टाफिंग का मतलब। तो स्टाफिंग का मतलब क्या हुआ? अब देखो यहां पर बोर्ड पर क्या लिखा है। स्टाफिंग का मतलब लिखा है फाइंडिंग, ढूंढना। किसको ढूंढना? फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। एक सही कैंडिडेट, एक सही बंदा सही जगह सही समय पर होना चाहिए। जैसे घर में शादी है, अब घर में शादी है तो बताओ घर में शादी के लिए अब पता चला कोई एक काम हमें करना है, ठीक? तो अगर जिस समय पर वो काम होना था, अगर उस समय पर वहां कैंडिडेट या घर का कोई सीनियर आदमी या घर का कोई जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अगर वो सही समय पर वहां नहीं रहा और समय बीत चुका है, तो फिर अब उस काम को करना या उस काम को सही ढंग से पूरा कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब स्टाफिंग का यही सिंपल सा लॉजिक है कि किसी भी कंपनी के अंदर एक सही कैंडिडेट सही जगह सही समय पर अगर अवेलेबल होगा तो उस कंपनी का काम स्मूथली सही समय पर पूरा होता रहेगा। अब आते हैं स्टाफिंग की मीनिंग को अगर हम दोबारा से पढ़ें, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। क्यों? टू फुलफिल द वैकेंट जॉब, ताकि हम अपनी खाली जॉब को फुल कर सके। किस लिए? फॉर परफॉर्मिंग द जॉब या वर्क इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर। हम एक सही कैंडिडेट को जब चुनकर लाएंगे तो वो हमारी जो कंपनी के अंदर जो खाली जगह है, वैकेंट मतलब खाली जगह, उस खाली जगह को सबसे मोस्ट इफेक्टिव वे से उस कैंडिडेट से फिल करके
वो कैंडिडेट मोस्ट इफेक्टिव वे में काम करे ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो सके, अचीव हो सके। क्योंकि अगर बंदा क्वालिफाइड नहीं होगा, बंदा काबिल नहीं होगा, तो गोल अचीव करना कहीं ना कहीं हमारे लिए और दूर होता चला जाएगा। तो जब बंदा सही होगा और बंदा सही समय पर होगा और बंदा सही जगह होगा तो कंपनी का गोल अचीव करना हमारे लिए और आसान हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट क्या आता है? अगला आता है स्टाफिंग का फायदा क्या है। अच्छा, इसका जो एडवांटेज है ना, एडवांटेज को भी पढ़ने का और समझने का अपना एक बैकग्राउंड होता है। जैसे अगर मान लो तुम्हारी एक कंपनी है, तुमने अपनी कंपनी के अंदर इन 3 चीजों को फॉलो करके, इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो करके तुमने अपने यहाँ कैंडिडेट को क्या रखा है, जॉब पर रखा है। अगर तुमने अपने कैंडिडेट को इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो करते हुए इसको काम पर रखा है, मतलब ये कैंडिडेट सही पर्सन है, सही समय पर है और सही जगह है। तो अगर ये बंदा सही व्यक्ति सही जगह और सही समय पर रहेगा तो बताओ इसका कंपनी को क्या कोई फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर तुम्हारी कंपनी में सही कैंडिडेट सही समय पर आ जाए काम करने, तो क्या इसका कंपनी को एडवांटेज मिलेगा? उसी चीज को यहां पर हमें पढ़ना है। क्या हमें यह पढ़ना है? सिग्निफिकेंस या उसी को एडवांटेज या उसी को मेरिट या उसी को बेनिफिट। किस चीज का बेनिफिट? एक अच्छे स्टाफ का, एक अच्छे स्टाफिंग का क्या फायदा है, क्या एडवांटेज होता है। तो हमने बताया कि अगर तुम सही कैंडिडेट लेकर आओगे तो उसका पहला फायदा होगा टू फुलफिल द वैकेंट जॉब पोजीशन बाय कॉम्पिटेंट पर्सनल। कहने का मतलब यह है, अगर हम इन 3 चीजों को कंसीडर करके स्टाफिंग करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारी कंपनी के अंदर जो वैकेंट जॉब है, वैकेंट का मतलब हमारी कंपनी के अंदर जो खाली पोस्ट है, उन खाली पोस्ट को फुलफिल करेंगे मतलब भरेंगे। कैसे भरेंगे? बाय कॉम्पिटेंट पर्सनल। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंट का मतलब जो बंदा उस काम को करने में माहिर हो, जो बंदा उस काम को करने में काबिल हो, वो होता है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है जो पर्टिकुलर काम को करने में क्या हो, सक्षम हो। तो इसका मतलब अगर स्टाफिंग ढंग से होगी तो हमारे यहाँ ऐसे कैंडिडेट आएंगे काम करने जो उस काम को करने में क्या होंगे, सक्षम। कॉम्पिटेंट पर्सनल, और हमने ब्रैकेट में पर्सन लिखा है, आपके बुक में पर्सनल लिखा होगा तो उसी का मतलब क्या है, पर्सन। कि हमारी कंपनी के अंदर जो खाली पोस्ट है वो खाली पोस्ट ऐसे भरी जाएगी कि उन खाली पोस्ट पर एक कॉम्पिटेंट बंदा आएगा। कॉम्पिटेंट का मतलब जो उस काम को करने में क्या होगा, सक्षम होगा, जो उस काम को करने में कैपेबल होगा। कैपेबल बंदा आएगा काम करने। और जाहिर सी बात है, जब कैपेबल बंदा आएगा तो इसके और भी फायदे होंगे। अब और पहला फायदे ये समझ में आ गया कि हमारी कंपनी के अंदर अगर स्टाफिंग अच्छे से होगी तो पहला फायदा तो ये कि हमारा जो कैंडिडेट आएगा वो एक कॉम्पिटेंट कैंडिडेट होगा। कॉम्पिटेंट मतलब जो उस काम को करने में कैपेबल होगा। दूसरा फायदा क्या होगा, जब टीम अच्छी हो तो विरोधियों से भिड़ने में भी मजा आएगा और विरोधियों से मजबूती के साथ लड़ेंगे। तो इसका मतलब जब स्टाफिंग अच्छी होगी, जब एक अच्छा बेहतरीन स्टाफ होगा तो कहीं ना कहीं हेल्प इन कॉम्पिटिटिंग का मतलब मुकाबला करने में मदद मिलेगी। किससे मुकाबला करने में? अपने कॉम्पिटिटर से। हमारे जो विरोधी हैं या हमारे जो मार्केट में कॉम्पिटिटर बैठे हैं, उन कॉम्पिटिटर से हम तभी मुकाबला कर पाएंगे। कॉम्पिटिटिव का मतलब मुकाबला। हम उनसे मुकाबला तभी कर सकते हैं जब हमारे पास एक बेहतरीन स्टाफ हो। जैसे कोई भी टीम है, अगर क्रिकेट मैच देखते होगे, कोई भी गेम देखते होगे, तो वो कोई भी टीम अच्छे से तभी गेम में लड़ सकती है जब उसके पास एक बेहतरीन क्या हो, टीम हो। जब बेहतरीन स्टाफ होगा, जब बेहतरीन एम्प्लॉइज होंगे तो वो कंपनी भी मार्केट में बाकियों के साथ क्या कर सकती है, मुकाबला कर सकती है। और अगर स्टाफ अच्छा नहीं होगा तो मुकाबला करने में भी क्या होगी, दिक्कत आएगी। तो इसका मतलब दूसरा फायदा, हमें एक अच्छा स्टाफ हमें हेल्प करता है, मदद करता है किसमें, अपने विरोधियों से मुकाबला करने में। तीसरा फायदा, अगर स्टाफ अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है रिजल्ट भी अच्छा आएगा। जब स्टाफ अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं काम भी अच्छे से होगा, जिससे हमारी कंपनी की क्या होगी, ग्रोथ होगी और हमें सर्वाइवल का मतलब हमें मार्केट में टिके रहने में मदद मिलेगी। एक बेकार टीम के साथ जब काम करोगे तो मार्केट में ज्यादा लंबे दिनों तक तुम टिक नहीं पाओगे। बेकार टीम तुम्हें कुछ दूर तक तो ले जा पाएगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम उस टीम के सारे फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ही बताया कि अगर स्टाफिंग अच्छे से हुई, एक अच्छा स्टाफ है
तो एक अच्छे स्टाफ का एडवांटेज या फायदा ये मिलता है कि ये हमें हेल्प करता है किसमें, हमारी कंपनी की ग्रोथ में, हमारी कंपनी एक्सपैंड करेगी और एक्सपेंशन के साथ साथ हमारी कंपनी क्या कर रही है, सर्वाइव कर रही है, लंबे समय तक कंपनी चलती रहेगी अगर टीम क्या होगी, अच्छी होगी। वरना मार्केट में तो बहुत सारी कंपनियां आती हैं और चली जाती हैं, किसकी वजह से, उनकी टीम उनका सपोर्ट नहीं कर पाती है, उनकी टीम उनके तरीके से काम नहीं कर पाती है, रिजल्ट नहीं दे पाती है। तो उसी तरह जैसे अब मान लो कोई भी स्कूल है, अब स्कूल का अगर स्टाफ अच्छा ना हो, कोई कोचिंग है, उस कोचिंग का स्टाफ अच्छा ना हो, तो शुरुआत में भले 2 4 10 बच्चे आकर तुम उनको कोचिंग स्टार्ट करके चला लो, कुछ दिन कोचिंग चला ले जाओगे या कुछ दिन स्कूल चला ले जाओगे, लेकिन जब स्टाफ अच्छा नहीं होगा तो ना तो कोचिंग की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ना स्कूल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और ना बहुत दिनों तक तुम सर्वाइव कर पाओगे। और स्टाफ अच्छा होगा तो 5 बच्चों से शुरू किया था, 50 बच्चे, 50 से 100 और 100 से 150 हो जाएंगे। तो इसका मतलब एक अच्छा स्टाफ हमें कहीं ना कहीं हेल्प करता है हमारी ग्रोथ में भी और हमारी सर्वाइवल में भी। अच्छा, अगला क्या है, बेटर परफॉर्मेंस। कंपनी की परफॉर्मेंस भी क्या होगी, बेटर होगी। यहाँ पर दोनों की परफॉर्मेंस। अब ये बताओ, एक अच्छा स्टाफ होगा तो कंपनी के भी रिजल्ट क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, कंपनी का भी रिजल्ट अच्छा आएगा और साथ ही साथ क्या होगा, जब सही व्यक्ति सही प्लेस पर होगा, जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन उसका वैसा काम, तो वो भी अपने उस काम को करने में कहीं ना कहीं मन लगाएगा और उसका रिजल्ट भी उसको क्या मिलेगा, बेहतरीन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जब हम सही कैंडिडेट सही जगह रखेंगे तो उससे हमारे कैंडिडेट की परफॉर्मेंस भी क्या होगी, इंप्रूव होगी और हमारे जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो भी क्या होगी, बेटर होगी। जैसे मान लो अगर हम आप लोग को अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, अकाउंटिंग के टीचर हैं, ठीक, हमें अगर अकाउंट को ही पढ़ाने के लिए रखा गया है तो बताओ हम जिस काम में माहिर हैं जब उसी काम के लिए रखा जाएगा तो इससे हम कोचिंग को भी एक अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे और उससे हमारी भी परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन क्या होती जाएगी, इंप्रूव होती जाएगी। भाई अगर हम अकाउंट के माहिर हैं तो जैसे हम अकाउंट के फील्ड में आप लोगों को चीजें बताते जाएंगे तो उससे हमारी भी नॉलेज और हमारी भी स्किल्स क्या होंगी, इंप्रूव होंगी। पता चला है अकाउंटिंग के टीचर बैठाया गया है मैथ पढ़ाने के लिए, तो इससे क्या होगा, ना तो हम मैथ अच्छे से पढ़ा पाएंगे और ना रिजल्ट अच्छा दे पाएंगे और इससे दोनों में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। फिर उसके बाद अगला आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमम का मतलब होता है रिसोर्सेज का मतलब। रिसोर्सेज तुम्हारा जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारा टाइम, समय हो गया, हमारा पैसा हो गया, हमारा समय पैसा, हमारे जो एफर्ट्स हैं वो सब हमारे क्या हैं, रिसोर्सेज हैं। हम जो मेहनत कर रहे हैं, हमारा जो पैसा लग रहा है, हमारा जो समय लग रहा है, ये सब हमारे रिसोर्सेज हैं। तो ये बताओ, अगर स्टाफ अच्छा होगा, अगर लोग तुम्हारे यहाँ सही होंगे, अगर सही स्टाफ, अगर तुम्हारे यहाँ सही स्टाफ सही जगह और सही समय पर होगा तो इससे चीजों की बर्बादी ज्यादा होगी या रिसोर्सेज की बर्बादी कम होगी। तो ये बताओ, अगर सही लोग सही जगह काम कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उससे हमारे समय और पैसे की और हमारी मेहनत की बर्बादी कम से कम होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम, ठीक है, अगर मान लो हम नॉन टेक्निकल आदमी हैं या हम जो है अकाउंटेंट हैं और अगर हम अकाउंटेंट हैं और हमें रखा जाए किसी टेक्निकल काम के लिए तो भले हम उस काम को कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उस काम को करने में समय भी ज्यादा लगा रहे हैं, पैसा भी ज्यादा लगा रहे हैं और हमारी मेहनत भी ज्यादा लग रही है। यहाँ पर सारी चीजें हमारी क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है या एक्स्ट्रा यूज हो रही है। लेकिन जब उसी टेक्निकल काम के लिए एक टेक्निकल आदमी रखा जाएगा तो उससे क्या होगा, समय की भी बचत होगी, पैसे की भी बचत होगी और वो अपने एफर्ट्स को ज्यादा अच्छे ढंग से दे पाएगा वहां पर और इसका कंपनी को भी क्या मिलेगा, एडवांटेज। तो अगर स्टाफ अच्छा होता है, अगर लोग अच्छे होते हैं काम करने के लिए और सही लोग सही जगह पर हैं, अपनी काबिलियत के हिसाब से सबको सही काम मिला हुआ है तो उससे हमारी कंपनी के रिसोर्सेज का भी क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम का मतलब हो गया कि हमारे रिसोर्सेज का क्या होगा, मिनिमम वेस्टेज होगा। हम ये नहीं कह सकते कि वेस्टेज 0 हो जाएगा, बर्बादी होगी लेकिन कम से कम बर्बादी चीज होगी। फिर अगला जाता है की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। अदर फंक्शन का मतलब, अदर मतलब बाकी और फंक्शन मतलब काम, जो बाकी काम है। तो ये बताओ, जब तुम्हारे यहाँ टीम अच्छी होगी, जब ये वाला काम तुमने अगर बेहतरीन कर लिया, लोगों को सही तरीके से चुन कर लिया है, अगर टीम अच्छी चुन ली तुमने तो ऑटोमेटिक सारे काम क्या होंगे, अच्छे होने लगेंगे क्योंकि बाकी के सारे काम करेगा कौन, यही जो टीम चुनोगे। तो वही बताया गया
की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। की का मतलब एक चाबी है, एक बेहतरीन स्टाफ एक चाबी है किसकी, बाकी सारे कामों को अच्छे ढंग से करने की। अगर ये गलत है तो बाकी काम ऑटोमेटिक गलत होने लगेंगे, अगर स्टाफ ही बेहतरीन है तो बाकी काम ऑटोमेटिक बेहतरीन होने लगेंगे। आइए जैसे एक टीम है, एक क्रिकेट टीम है, अगर क्रिकेट टीम बेहतरीन है तो बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग भी बेहतरीन होगी ऑटोमेटिक, और अगर क्रिकेट टीम ही बेकार है तो ऑटोमेटिक फिर आगे के सारे काम क्या होते जाएंगे, गड़बड़ होते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहां पर बताएगा कि की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन, कि बाकी सारे काम अदर्स काम को करने का समझ लो ये एक रास्ता है, अगर ये रास्ता तुमने सही तरीके से चुन लिया तो बाकी काम भी ऑटोमेटिक क्या होने लगेंगे, सही तरीके से चलने लगेंगे। अगला क्या आता है, इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉइज। अच्छा इसका क्या मतलब हुआ, ये बताओ। जब स्टाफिंग सही से होगी, जब सही बंदा सही तरीके से चुनकर काम पर आएगा, जिसका जिस काम के लिए जिसकी जो क्वालिफिकेशन है, जिसके अंदर जो काबिलियत है, जब राइट पर्सन राइट प्लेस पर होगा। अगर हम अकाउंटेंट और हमें अकाउंटिंग के काम पर लगाया गया है तो कहीं ना कहीं उस काम को करने में मेरा मन लगेगा और उससे हमको उस जॉब से सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और एक सेटिस्फाई एम्प्लॉय बहुत जरूरी होता है कंपनी के लिए। अगर तुम अपनी कंपनी में अनसेटिस्फाइड हो, संतुष्ट नहीं हो, तो कभी तुम मन से काम करोगे नहीं, और जब बेमन से काम करोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसका मतलब कंपनी के अंदर एक सेटिस्फाई एम्प्लॉय का होना, जो अपनी जॉब से सेटिस्फाई हो, और जॉब से सेटिस्फाई तभी होगा जब उसको उसका सही काम दिया जाए। और सही काम कब मिलेगा, जब हम स्टाफिंग सही से करें, जब राइट पर्सन राइट प्लेस पर लेकर आए। तो इसका मतलब अगर हम राइट पर्सन राइट प्लेस पर लेकर आते हैं, एक सही व्यक्ति सही काम पर आया है, तो उससे उसको अपने काम से क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन। और जब सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो अपने एफर्ट्स भी क्या करेगा, बेहतरीन और अच्छे ढंग से देगा, जिससे कंपनी को उसका क्या मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा। और ना हमें क्या है, हम हैं अकाउंटेंट के, हमको लगा दोगे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, तो हम भले वहां मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में लगे रहे पीछे पीछे, लेकिन कभी मन से संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। और एक सेटिस्फैक्शन जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम अपने बेस्ट एफर्ट्स नहीं दे पाएंगे। और एक कंपनी के लिए जरूरी होता है कि उसका एम्प्लॉय खुश रहे, संतुष्ट रहे, और संतुष्ट रहकर अपना बेस्ट एफर्ट कंपनी के लिए दे। और वो तभी पॉसिबल है जब स्टाफिंग ढंग से की जाए। फिर उसके बाद एक लास्ट आता है, जब ये सारे पॉइंट सही होंगे, जब सारी चीजें अच्छे से चलेगी, तो ये हमारी कंपनी के गोल को, जो यहाँ पर लिखा ना, गोल की ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में क्या मिलेगी, जब सही पर्सन सही जगह होगा, कॉम्पिटेंट काबिल पर्सन होगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, कंपटीशन हम लोगों को कर सकते हैं लोगों के साथ, फिर रिसोर्सेज की बर्बादी नहीं होगी। जब ये सारी चीजें होंगी तो इससे हमारे कंपनी के गोल को अचीव करने में क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। हम अपने गोल की तरफ और तेजी से बढ़ने लगेंगे। ये है हमारा क्या, स्टाफिंग का एक एडवांटेज। फिर उसके बाद आते हैं क्या, इतनी 7 या 8 एडवांटेज है, क्या और एडवांटेज नहीं हो सकते? हमने बोला ये 7-8 आपके सामने पॉइंट्स लिखे हैं, एडवांटेज इसके अलावा और भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको 8-10 पॉइंट्स या 8-10 एडवांटेज पता है तो एग्जाम में आपको 5-6 एडवांटेज ऑटोमेटिक आपके माइंड में क्या करेगा, क्लिक करेगा। तो ये कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो तुम्हें एकदम नया लगेगा। तुम खुद अगर इमेजिन करो तुम एक कंपनी के मालिक हो और तुम अपनी कंपनी में अगर लोगों को हायर कर रहे हो, तो अगर तुमने सही बंदा हायर किया तो तुम्हारी कंपनी को उसका क्या फायदा मिलेगा? जो तुम्हारी कंपनी को फायदा मिलेगा ना, वही पॉइंट ये है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट नया नहीं है। तो अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है इसमें, स्टाफिंग का प्रोसेस। अच्छा होता क्या है, अगर हम बात करें, अब हम लोग बात करते हैं स्टाफिंग के प्रोसेस की। तो सबसे पहले एक चीज ये समझ लेते हैं कि हमने जो अभी एडवांटेज पढ़े, अच्छा एडवांटेज में हमने जो 7-8 पॉइंट पढ़े, वो एडवांटेज के पॉइंट्स हम चाहें तो 8वां पॉइंट पहला कर दें, पहला पॉइंट 7वां कर दें, 7वां पॉइंट 5वां कर दें। यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं था, यहाँ पर हम कोई भी पॉइंट्स किसी भी ऑर्डर में सेट कर सकते थे, जो माइंड में आता गया हम उसको लिखते चले गए। लेकिन जब हम किसी प्रोसेस की बात करते हैं, ये जो स्टाफिंग का प्रोसेस है, प्रोसेस प्रॉपर एक सीक्वेंस होता है और हमें उस प्रोसेस को उसी सीक्वेंस में पढ़ना पड़ता है और उसी सीक्वेंस में समझना और लिखना पड़ता है। तो अब हम लोग बात करते हैं स्टाफिंग के प्रोसेस की। अच्छा मान लीजिए आप एक कंपनी के मालिक हैं और आपको अपनी कंपनी के अंदर लोगों को काम पर रखना है, तो बताइए आप अपनी कंपनी के अंदर लोगों को किस तरीके से काम पर लेकर आएंगे, या कैसे आप अपनी कंपनी के अंदर लोगों की हायरिंग करेंगे?
तो जरा खुद इमेजिन करिए कि अगर आप एक कंपनी के ओनर हैं या आप एक कंपनी के मालिक हैं, तो आप अपनी कंपनी के अंदर किस तरीके से लोगों को लाकर यहाँ पर हायर करेंगे या हायरिंग करेंगे, कैसे लोगों को काम पर रखेंगे। क्या सीधे जाएंगे और 10, 20, 50 लोगों को उठा लाएंगे मार्केट से? नहीं। सबसे पहले तो आप अपनी कंपनी के अंदर खुद झांकेंगे और ये पता करेंगे कि आखिर ज़रूरत कितने लोगों की है। ये थोड़ी कि बस मुंह उठाए और चले गए लोगों को काम पर बुलाने। सबसे पहले तो आप खुद इस बात का पता लगाएंगे कि आपको कितने लोगों की क्या है ज़रूरत है। वो कैसे होगा? हमने बोला सबसे पहला काम, स्टाफिंग का सबसे पहला काम एस्टिमेट मतलब एक अनुमान लगाना, एक अंदाजा लगाना। किस बात का? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। मतलब मैन पावर मतलब कितने लोगों की हमें क्या है रिक्वायरमेंट का मतलब ज़रूरत। आखिर हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, सबसे पहले तो इस बात का पता लगाएंगे। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा? हमने बोला ये पता चलेगा दो चीज़ों से। सबसे पहले हम देखेंगे वर्कलोड और वर्कफोर्स। वर्कलोड का मतलब जैसे मेरी कंपनी के अंदर 1000 लोगों का काम है। कितने लोगों का? 1000 लोगों का। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी लोग केवल कितने काम कर रहे हैं? 700 लोग। तो इसका मतलब लोड कितने लोगों का है? 1000 लोगों का। फोर्स मतलब कितने लोगों की ताकत अभी वहां काम कर रही है? 700 लोगों की। अभी भी 300 लोगों की मेरे पास शॉर्टेज है, तो हमें 300 लोगों को लाकर काम पर रखना है। तो सबसे पहले ये नहीं कि सीधे गए लोगों को काम पर लिया है, सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि आखिर हमें अपनी कंपनी में कितने लोगों की आवश्यकता है, कितने लोगों की जरूरत है। वो कैसे पता चलेगा? हमने बोला वो पता चलेगा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। वो कैसे? वर्कलोड का मतलब कि कितने लोगों की क्या है हमें नीड, जरूरत कितने लोगों की है, मतलब कितने लोगों का काम है हमारे यहाँ। फिर उसके बाद दूसरा वर्कफोर्स, एक्चुअल में कितने लोग काम कर रहे हैं। नीड इतनी और एक्चुअल में है इतने, तो पता चला 300 लोगों की अभी भी क्या है शॉर्टेज है। उन 300 लोगों की जो शॉर्टेज है, अब उन 300 लोगों के लिए अब हम अपना आगे का काम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें जब ये पता चल जाएगा मैन पावर की रिक्वायरमेंट कितनी है, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हमारी कोशिश ये होगी कि ये जो 300 वैकेंसी है ना, इसके लिए कम से कम लोग आए हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करने, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। खुद इमेजिन करो तुम्हारे लिए क्या सिचुएशन ज़्यादा बेटर है। कम लोग आए और तुमसे नौकरी मांगे कि भैया हमको यहाँ काम पर रख लो, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर तुम्हारे सामने खड़े हों और कहें भैया हमको यहाँ काम चाहिए। जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितने ज़्यादा कैंडिडेट होंगे, तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं उतना ही बेहतर, उतना ही सुटेबल कैंडिडेट चुनने का एक क्या मिलेगा? मौका मिलेगा। भाई तुम मान लो 500 में 300 को चुनना हो और 5000 में 300 को चुनना हो, कहाँ पर ज़्यादा बेटर कैंडिडेट मिलेगा? 5000 में जब 300 आएंगे ना, वो 5000 को बीट करके आएंगे। कहीं ना कहीं उनकी काबिलियत जो है ना, उन 5000 में से बेस्ट होगी काबिलियत। और 500 में 300 आएंगे, वो तो 500 को बीट करके आए हैं। तो यहाँ पर जो है ना कैंडिडेट ज़्यादा परफेक्ट मिलेगा, जहाँ हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे। तो वही यहाँ पर है कि जब एक बार मैन पावर की रिक्वायरमेंट पता चल जाए, अब अगला है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? हम अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, इनकरेज करेंगे। लोगों को हम क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे कि वो हमारे यहाँ जो वैकेंट जॉब है उसके लिए आकर फॉर्म क्या करें? अप्लाई करें। उसके लिए हमारे यहाँ आकर क्या करें? अपना आवेदन या अपना जो भी फॉर्म है उसको अप्लाई करके, जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं। तो रिक्रूटमेंट का मतलब टू अट्रैक्ट या इनकरेज मोर एंड मोर पीपल फॉर अप्लाइंग द वैकेंट पोजीशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट, यहाँ पर क्या लिखा है? मोर एंड मोर पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को इनकरेज करना कि वो हमारे यहाँ अप्लाई करें। किस लिए? जो हमारे यहाँ वैकेंट पोजीशन है, खाली पोजीशन है, ताकि जितने ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगी उतना ही ज़्यादा बेस्ट चुनने का क्या मिलेगा? मौका। चलिए, ये पता कर लिया ज़रूरत इतनी है, और फिर हमने लोगों को अट्रैक्ट, इनकरेज कर दिया कि आओ हमारे यहाँ नौकरी निकली है, फॉर्म डालो। और अब बताओ, फॉर्म जब लोग अप्लाई कर देंगे, अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? जितने भी फॉर्म आए हैं उनमें से हमें अपने लिए बेस्ट कैंडिडेट को क्या करना है? चुनना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर तुम्हारे पास फॉर्म आते हैं 6000। अब बताओ 6000 एप्लीकेंट आ गए तुम्हारे पास। अब इन 6000 में से तुम्हें कितने को सेलेक्ट करना है? केवल 300 को। तो जैसे ही एप्लीकेशन आ गई, अब तुम्हारा अगला काम है सिलेक्शन का। सिलेक्शन में क्या होगा?
अब हम अपने लिए जो मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट है, उस 6000 में से सबसे सुटेबल कैंडिडेट को हम उसमें से क्या करेंगे, सर्च करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर उस आइडेंटिफाई करने के बाद जो सुटेबल होगा उसको अपनी वैकेंट जॉब पर क्या करेंगे, फिट कर लेंगे, रख लेंगे। तो इसका मतलब रिक्रूटमेंट के बाद अगला आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ, टू सर्च या आइडेंटिफाई करना द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट, सबसे सुटेबल कैंडिडेट को ढूंढना या सर्च करना फॉर द वैकेंट पोस्ट। और ये कैंडिडेट कहाँ से चुना जाएगा, यही जो ऊपर जो फॉर्म आए हैं, एप्लीकेशन जो आई हैं, उसमें से सबसे बेस्ट और परफेक्ट वाले को चुनना है। अच्छा, फिर उसके बाद मान लो यहाँ पर भी हमने सेलेक्ट कर लिया, हमने 300 लोगों को चुन लिया, सबसे बेस्ट 300 निकाल लिए। अच्छा, अब ये सवाल है कि बेस्ट 300 सर निकलेंगे कैसे, ये कैसे निकलेंगे वो भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये 300 बेस्ट हमने चुन लिया है। अब उसके बाद क्या होगा भाई, कोई भी अगर सेलेक्ट हुआ है कैंडिडेट तो उसको भैया पता थोड़ी, वो अभी तक तो घर ही में बैठा था या अभी तक तो कहीं और ही काम कर रहा था। तुम्हारी कंपनी के अंदर क्या काम है, कैसे करना है, किस तरीके से वहाँ काम चल रहा है, इसके बारे में हमें उसको क्या करना पड़ेगा, पहले बताना पड़ेगा। तो इसका मतलब जब वो सेलेक्ट हो गया है कैंडिडेट, अब प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब जो कैंडिडेट आया है उस कैंडिडेट को कम से कम उसकी ड्यूटीज और उसकी जिम्मेदारियों को बता दो। टू असाइन, असाइन मतलब उसको सौंपना, क्या सौंप दो, टू असाइन द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसको, सिलेक्टेड कैंडिडेट को, ताकि उसको अपना काम पता चल जाए कि उसको करना क्या है। और जब ये पता चल जाए तो प्लेसमेंट का मतलब उसको उसकी ड्यूटी, उसकी नौकरी समझा दो कि उसका काम क्या है। उसके बाद ओरिएंटेशन का मतलब भाई एक नया कैंडिडेट आया है, जैसे आपके स्कूल में कोई नया टीचर आता है तो क्या होता है, स्कूल वाले क्या करते हैं, असेंबली में बुलाकर बच्चों के साथ उसका क्या करवाते हैं, इंट्रोडक्शन। या क्लास में कोई नया टीचर आता है तो सबसे पहले वो पढ़ाने लगता है, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन और आपका इंट्रोडक्शन लेता है, सबसे पहले वह इंट्रोडक्शन होता है। क्यों, ताकि इंट्रोडक्शन होने के बाद थोड़ा आपस में वो लोग क्या हो जाएं, कंफर्टेबल हो जाएं, थोड़ा आपस में फैमिलियर हो जाएं, ताकि बातचीत करने में और वहाँ पर टीचिंग और लिसनिंग में थोड़ी क्या हो जाए, एक तरीके से आपस में एक दूसरे को क्या कर लें, समझ लें, एडजस्ट कर लें, ताकि वहाँ पढ़ाने और पढ़ने में थोड़ा क्या लगे, अच्छा लगे। उसी तरह कंपनी के अंदर भी जब कोई नया कैंडिडेट आता है चुनकर, तो ये नहीं कि सीधे आए हैं बस चलो काम करने, नहीं, पहले उस जिस डिपार्टमेंट में वो काम करेगा उस डिपार्टमेंट के जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं, जो वहाँ पहले से लोग काम कर रहे हैं, उसका ले जाकर उसका उन लोगों से क्या करवा दो, इंट्रोडक्शन, ताकि वो उनके साथ फैमिलियर हो जाए, कभी कोई काम में प्रॉब्लम आए तो उनसे पूछ सके, अपने आप को थोड़ा अलग ना फील करे वो। तो इसका मतलब ओरिएंटेशन का मतलब टू इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट, किसके साथ इंट्रोडक्शन, टू द एग्जिस्टिंग स्टाफ, ताकि वो उनके साथ फैमिलियर हो जाए और उसको वहाँ काम करने में मजा आए। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, चलो सेलेक्ट भी कर लिया, काम भी समझा दिया, परिचय भी करवा दिया, अब क्या होगा, अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब एक बार जब कोई कैंडिडेट चुनकर आया है, एक बार जब तुमने किसी कैंडिडेट को अपने कंपनी में लेकर आ गए, कैंडिडेट आज आया है, अब ऐसा थोड़ी कि ज़िंदगी भर बस उसको जैसे लाए वैसे ही उसको बैठा कर काम करवाओगे। भाई जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं तुम्हें अपने कैंडिडेट को भी प्रॉपर रेगुलर टाइम टू टाइम क्या देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग। अच्छा, ट्रेनिंग से क्या होता है, ट्रेनिंग से जो हमारा कैंडिडेट होता है ना, उसकी नॉलेज अपडेट हो जाती है। जब कोई इंसान ट्रेनिंग पर जाता है तो वो जो लेटेस्ट नॉलेज होती है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, उससे उसको फैमिलियर करवाया जाता है, उससे उसको अपडेट करवाया जाता है, ताकि उसकी स्किल क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए, ताकि उसकी नॉलेज बढ़ जाए, ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। और एक अपडेट एम्प्लॉई, एक नॉलेजफुल, एक स्किलफुल एम्प्लॉय जब होगा, जब एम्प्लॉय की नॉलेज अपडेट रहेगी, एम्प्लॉय की स्किल अपडेट रहेगी, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, तभी वो कंपनी के लिए भी एक क्या करेगा, बेटर रिजल्ट देगा। और तुमने 10 साल पहले जिसको काम पर रखा था, वो 10 साल पहले ही वाली सोच के साथ काम कर रहा है, उसको कभी ट्रेनिंग पर भेजा ही नहीं गया। वो वही 10 साल पहले वाली सोच के साथ काम करेगा तो कंपनी भी 10 साल पहले ही वाली स्पीड के साथ चलेगी। लेकिन उसको अगर तुम रेगुलर टाइम पर ट्रेनिंग पर भेजते रहो तो उससे क्या होगा, वो टाइम के साथ अपडेट होता रहेगा, और जब अपडेट होता रहेगा तो कहीं ना कहीं वो उस नॉलेज, उस अपडेट स्किल को कंपनी के लिए यूटिलाइज करेगा, जिसका कंपनी को क्या मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट, हमने जिसको चुना है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग पर क्या करना, भेजना।
ऑन रेगुलर बेसिस। और ट्रेनिंग ये नहीं कि जिंदगी में एक बार, रेगुलर ट्रेनिंग देते रहो। किस लिए? टू इम्प्रूव देयर, ताकि उसकी क्या इंप्रूव हो, उसकी स्किल इंप्रूव हो, उसकी नॉलेज इंप्रूव हो और उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो, ताकि क्या हो सके, हमारी कंपनी का डेवलपमेंट हो सके, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी एंड ऑल्सो देयर पर्सनल, उसका खुद का भी डेवलपमेंट हो और कंपनी का भी डेवलपमेंट हो, क्योंकि एक ट्रेंड एम्प्लॉय ही कंपनी के लिए बेटर रिजल्ट दे पाएगा। वरना 10 साल पहले वाला एम्प्लॉय 10 साल पहले ही की तरह काम करेगा तो रिजल्ट भी 10 साल पहले ही की तरह आएगा फिर। तो ये हमारा क्या है, पूरा स्टाफिंग का प्रोसेस। तो हम लोगों ने आज इस वीडियो में क्या कवर किया? सबसे पहले हम लोगों ने कवर किया स्टाफिंग का मतलब क्या है। फिर हमने ये देखा कि अगर एक बेहतरीन स्टाफ होगा तो उसके क्या फ़ायदे हैं। फिर हमने देखा कि स्टाफिंग मतलब अपने यहाँ जब हम लोगों को काम पर रखते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है। और ये जो प्रोसेस में हमने ये 5 पॉइंट पढ़े हैं, ये पाँचों पॉइंट इसी सीक्वेंस में चलेंगे। ये थोड़ी कि तुम खुद सोचो, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग पहले दोगे और सिलेक्शन बाद में करोगे, कि सिलेक्शन पहले करोगे ट्रेनिंग बाद में दोगे। पहले अपने यहाँ आइडेंटिफाई करोगे कितने लोगों की नीड है, फिर उसके बाद उसके लिए तुम एडवर्टाइजमेंट निकालोगे कि आओ हमारे यहाँ अप्लाई करो। फिर एप्लीकेशन आएंगे तो उसमें से बेस्ट कैंडिडेट चुनोगे, उसके बाद उनको प्लेसमेंट दोगे और उनको इंट्रोडक्शन करवाओगे बाकियों के साथ। फिर उसके बाद उनका प्रॉपर क्या करोगे, ट्रेनिंग वगैरह पर भेजते रहोगे। तो आज का जो लेक्चर है इसको यहीं पर रोकते हैं। और ये हमारी स्टाफिंग की जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हमने जितना कवर किया, बाकी का जो इसका टॉपिक है वो हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि अगले पार्ट में ये स्टाफिंग का पूरा चैप्टर वाइंड अप हो जाए और फिर उसके बाद हम लोग नए चैप्टर पर मूव करेंगे। तो आप लोग इस टॉपिक को अगर बुक हो तब तो ठीक है, वरना आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिए और एग्जाम में यही सारे पॉइंट्स आपके काम आएंगे। अंदर की बातें पता होती हैं लेकिन ये पॉइंट्स हमें नहीं याद रहते हैं, तो जब हम इनको लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारे माइंड में बनी रहेंगी बातें। और सारी बातें बहुत ही सिंपल हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें कोई बहुत बड़ी थ्योरम या बहुत बड़ा कोई डेरिवेशन समझना हो। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं और बाकी कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।